गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले दो वीडियो में हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हॉब्स का परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके बारे में चर्चा की थी। उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए हॉब्स की आलोचना पर बात आते हैं, क्योंकि हॉब्स जिस वक्त में था और जैसे विचार उसके थे, उन विचारों को समर्थन कहीं नहीं मिला। उसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी। उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपन इसका हॉब्स के मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे कि हॉब्स के विचारों को समर्थन मिलना तो दूर, उसकी सर्वत्र आलोचना की गई। कोई समकालीन कोई भी पक्ष उसके पक्ष में नहीं था उस वक्त। जितने भी थे सब, चाहे, क्योंकि उसका जो कारण था वो था कि जो निरंकुश राजतंत्र के जो समर्थक थे वो उनके व्यक्ति स्वेच्छा के सिद्धांत और देवी निराकरण के सिद्धांत के कारण खिलाफ हो गए। निरंकुश राजतंत्र के जो पक्ष के जो विचारक थे वो इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि हॉब्स है वो व्यक्ति की आज़ादी की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, जिस व्यक्तिवाद की हॉब्स बात करते हैं वो व्यक्तिवाद निरंकुश राजतंत्र के लोग हैं, वो उसको पचा नहीं पाए। और देवी निराकरण का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के कारण निरंकुश राजतंत्र के जो समर्थक है उन्होंने देवी सिद्धांत का जो उन्होंने निराकरण किया, क्योंकि देवी उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन करके सामाजिक समझौते सिद्धांत जो लेकर के आए, इसलिए उनके खिलाफ हो गए। जो संसद के समर्थक थे वे लोग राजतंत्रीय निष्ठा के कारण खिलाफ हो गए, क्योंकि हॉब्स है वो राजा को भी तो सर्वश्रेष्ठ बनाता है, वो उसको भी अधिकार देता है, उसकी राजतंत्रीय निष्ठा के कारण खिलाफ हो गए। और धार्मिक विचारक है वो इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि धर्म विरोधी धारणा। हॉब्स कहता है कि राज्य से ऊपर कोई संस्था नहीं है। अगर कोई भी संस्था, ऊपर तो होना दूर की बात, राज्य के समकक्ष खड़े होने की कोई संस्था की औकात नहीं है। अगर कोई संस्था रहनी चाहती है तो राज्य की छत्र छाया में रह सकती है, उसके बराबर कुछ नहीं रह सकती। और उन्होंने धर्म को तो एकदम नकार तक दिया था। तो इसलिए धर्म विरोधी धारणा के कारण जो धार्मिक विचार थे वो उनके खिलाफ हो गए। जो जनतंत्रवादी थे वो उसको अनैतिक और भ्रष्ट विचार मानते थे, क्योंकि वो राजतंत्र का समर्थक था और वो ऐसा चाहते थे जिसमें जनता को कोई अधिकार नहीं थे। तो जो लोकतंत्र के समर्थक थे वो इसलिए क्योंकि वो एक निरंकुश राजतंत्र की बात करता था। तो निरंकुश राजतंत्र की बात करने के कारण जनतंत्रवादी उनके विचारों को अनैतिक और भ्रष्ट विचार मान करके उनके खिलाफ हो गए थे। व्यक्तिवादी जो थे वो राज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की घोषणा के अभाव में भयभीत थे, क्योंकि हॉब्स स्वयं हालांकि व्यक्तिवादी था, लेकिन व्यक्तिवादी होते हुए भी वो न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता था और न ही वो मौलिक अधिकारों की बात उन्होंने की। तो इन सब के कारण जो व्यक्तिवादी विचारक थे वो इसलिए उनके खिलाफ हो गए कि उन्होंने कहीं पर भी मानवीय स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो इसलिए वो नहीं कर पाए थे। तर्कवादी बौद्धिकता की अतिशयता के कारण खिन्न हो गए, कि जो बौद्धिकता की जो अतिशयता थी उसके कारण उससे भयभीत हो गए। और वैज्ञानिक जो सारे थे वो उनकी बातों को भानुमति का पिटारा समझते थे। उनको लगता था कि इन बातों की व्यावहारिकता से कोई संबंध नहीं है, तो ये इन बातों का कोई वास्तव में मतलब भी नहीं है। तो इस प्रकार ये लोग समस्त इनके खिलाफ हो गए। अब जो मनोवैज्ञानिक थे वो उनके मानव स्वभाव के चित्रण को भ्रामक और अतिरंजित और त्रुटिपूर्ण मानते थे, क्योंकि होब्स है वो मानव के बारे में अपन ने, जैसा अपन पीछे भी अपन ने पढ़ा था, क्योंकि वो क्या कहता है कि मानव है वो स्वार्थी है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्म केंद्रित है, असामाजिक है, ईर्ष्यालु है। तो वो एक तरफा जो मानव स्वभाव का जो चित्रण था वो एक तरफा होने के कारण उसको उन्होंने भ्रम में डालने वाला और अतिरंजित और गलत था। तो मनोवैज्ञानिक है वो उसके मानव स्वभाव के चित्रण के कारण उनके खिलाफ हो गए। जो विधि शास्त्री थे वो उसको संकीर्ण, अनभिज्ञ और उत्पीड़क मानते थे। तो वो कहते थे कि अगर इस तरह से कानून, व्यक्ति का आदेश ही कानून होना शुरू हो गया तो एक दिन अंत निश्चित है। तो वो उनको इसलिए थे। और लोक और रुष्य है वो अपन आगे पढ़ेंगे तो वो भी उसके हॉब्स की बातों से वो उनका मतलब वैसे कोई लेना देना, ज़्यादा कोई लेना देना था नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं वो इसके खिलाफ थे। अब एक वोहन नाम के एक विचारक हुए, उन्होंने कहा है, जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवाइथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है। वह एक प्रभावपूर्ण और वर्णशंकर है जिसमें प्रजनन की कोई सामर्थ्य नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। यानी उन्होंने लेवाइथन की भयंकर आलोचना की है वाहन ने। तो वाहन इस प्रकार की आलोचना करते हैं। उसी प्रकार क्लेरेंडन, जिन्होंने इस किताब को जला दिया था, क्लेरेंडन ने लेवाइथन को जलाया था। उन्होंने कहा मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हुआ हो। तो जो तात्कालीन जो विचारक थे वो मतलब उनके खिलाफ ही थे। मुर्रे थे, एक मुर्रे नाम के विचारक थे। उन्होंने कहा कि मतलब
हॉब्स की जीवनी लिखने वालों को एक ही समर्थक मिल सका, जबकि उसके शत्रु तो अनेक थे। तो इस प्रकार जो इन्होंने, क्योंकि जो हॉब्स की जो आलोचनाएं करते हैं उन लोग हैं वो विभिन्न विभिन्न तरीके के इन पर मतलब वो आरोप लगाते हैं। अगर उनके पर बात करें तो पहला, जैसे अगर पहली जैसे आलोचनाओं की अगर अपन बात करें तो मानव स्वभाव का जो चित्रण है वो क्या है, अनुचित और एक पक्षीय है। क्योंकि मानव स्वभाव का जो अनुचित और जो एक पक्षीय की है, क्योंकि हॉब्स मानव को असामाजिक और समाज विरोधी कहना अरस्तु के अगर अपने स्वाभाविक सत्य के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि अरस्तु ये मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिसमें दया, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान जैसे गुण होते हैं। तो इसलिए मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण हॉब्स करते हैं, पहली। दूसरा, सामाजिक समझौते की कहानी नितांत भ्रमपूर्ण। क्योंकि आप मतलब इस तरह से देखिए कि किस तरह के सामाजिक समझौते की बात कर रहे हैं, कौन सी प्राकृतिक अवस्था है। क्योंकि मनुष्य है वो अपनी स्थिति ठीक करने के लिए, ठीक करने पर किसी प्रकार के समझौते की मतलब वो स्थिति में आता है। पहली बात, क्योंकि वो क्या कहता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले तो एकदम मतलब अकेला था और लोगों में मार काट, भारी भरकम अविश्वास एक दूसरे के प्रति ये स्थिति थी, और अचानक एक समझौता करता है और वो सभ्य होकर के रहना शुरू कर देता है। तो जो समझौते की कहानी है, क्योंकि या तो मनुष्य उतना बेकार था नहीं, और अगर मनुष्य इस तरह का असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू, हिंसक था तो एक समझौते से उसके हृदय कैसे परिवर्तन हो गया, कैसे वो व्यक्ति जो निरंकुश रहने वाला व्यक्ति था वो अचानक कानून प्रिय और विनम्र नागरिक हो गया। तो इस प्रकार इसका जो इनका जो आधार है सामाजिक समझौते के, जो एक कहानी बनाई गई है वो कहानी पूर्णतः पूरे तरीके से यूँ लगता है कि ये एक अन्यायपूर्ण सी इस तरह की कहानी लगती है, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो प्राकृतिक विभाजन है ये हॉब्स की एक कल्पना है, इसके अलावा इसका वास्तविकता से कोई संभव नहीं है। तीसरा, अराजकता से बचने के लिए एकमात्र निरंकुश राजतंत्र नहीं। क्योंकि हॉब्स राजा को इस तरह के अधिकार दे देता है भी समाज को अराजकता से बचाने के लिए वो समझता है, लेकिन यह धारणा सही नहीं है। क्योंकि हॉब्स के सामने क्या था, मध्ययुगीन यूरोप का इतिहास था जिसमें शासन सत्ता है वो राज्य और चर्च में विभाजित थी, संघर्ष भी होते थे। प्राकृतिक अवस्था से अराजकता नहीं थी, प्राकृतिक दशा की तुलना में तो अत्यंत सुधरी हुई थी उस टाइम की भी स्थिति। और उस प्रभुसत्ता, तो उस समय की जो प्रभुसत्ता वो अविभाज्य सिद्धांत विराजमान नहीं था। लेकिन आधुनिक जो सिद्धांत है, आधुनिक इतिहास है, वो इस बात का परिणाम है कि मिश्रित और संवैधानिक जो शासन है उनमें भी अराजकता होती नहीं है। राजा समझौते का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिसके लिए समझौता हो रहा है वो समझौते का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि अपने खुद के जो राजतंत्र है उसको बनाने के लिए एक पक्षीय समझौता किया जो पूरी तरह से असंगत है, और फिर ऐसा समझौता भंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मानव युक्ति के विपरीत है। राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करते हैं हॉब्स, क्योंकि दोनों सत्ताएं भिन्न भिन्न है। ये जनता विद्रोह द्वारा निरंकुश राजा का अगर अंत करने का प्रयत्न करती है, मान लीजिए अगर जनता, मान लो कोई राजा है वो निरंकुश हो गया और उसका अगर अंत करने का प्रयत्न करती है, तो राज्य की संस्था की जड़ पर कुठाराघात नहीं करती है, क्योंकि राज्य तो बना रहता है, राजा जाता है। इसलिए परिवर्तन केवल सरकार में होता है, राज्य में नहीं होता। हॉब्स इस तरह का परिवर्तन है वो नहीं देखते हैं। फिर राज्य की स्थापना का आधार अनुचित भय, क्योंकि हॉब्स के अनुसार हॉब्स क्या मानते हैं कि अराजक दशा के जीवन से भयभीत होकर के आत्मरक्षा और शांति के लिए राज्य का जन्म हुआ है। तो दूसरे शब्दों में अगर यूँ बात करें तो राजसत्ता की स्थापना का उद्देश्य क्या हुआ, आधार क्या हुआ, उसका आधार है वो पूर्णतः अनैतिक है और मानव की स्वार्थ पूर्ति के लिए है। भय और स्वार्थ जैसी भावना पर अगर राज्य को की नींव खड़ी करोगे तो वो नींव ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाएगी। वास्तव में राज्य और समाज है वो भय पर नहीं बल्कि आपसी अनुमति, सद्भावना, सहयोग, सामाजिक हित पर निर्भर करता है। तो इसलिए इस तरीके का जो ये हॉब्स में एक बड़ा दोष है, क्योंकि संपूर्ण जीवन है वो एक व्यक्ति पर केंद्रित करके और सब व्यक्तियों को बाहर बना देते हैं राज्य का, इस तरह से राज्य की उत्पत्ति करके। विधि संबंधी विचार है वो अत्यंत संकीर्ण है, क्योंकि विधि क्या है, हॉब्स कहते हैं कि विधि केवल ऊपरी पालन से ही संतुष्ट प्रतीत होता है। लोग चाहे विधि में विश्वास करें या नहीं करें, उन्हें विधि को मानना ही होगा, और पर होना चाहिए कि लोग विधि में विश्वास करें, उसका पालन भी करें। तो इस प्रकार हॉब्स ये कहते हैं भी विधि तो जो व्यक्ति ने आदेश दे दिया वही विधि है और उसी का पालन करना उनकी मजबूरी भी है। तो विधि संबंधी विचार है वो बहुत संकीर्ण है, जबकि विधि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब है हॉब्स का मूल्यांकन। अगर मतलब ये है ना कि हॉब्स के मूल्यांकन की हम चाहे कितनी आलोचना की गई हो, लेकिन राजनीतिक चिंतन को सच में हॉब्स की बहुत बड़ी देन है। अगर अपन, क्योंकि राजनीतिक जो शास्त्र है उसकी विस्तृत और व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने वाला प्रथम अंग्रेज विचारक हॉब्स थे। प्रभुसत्ता
का प्रतिपादन चाहे कितनी बार भी किया गया हो, लेकिन एक निरपेक्ष और असीम जो प्रभुसत्ता है उसका स्पष्ट विवरण सबसे पहले हॉब्स ने ही दिया था। क्योंकि प्रभुसत्ता और कानून पर उसके विचार बौद्धां से भी बहुत आगे बढ़े हुए थे। उसकी प्रभुसत्ता और विधेयतात्मक जो कानून संबंधी धारणा है वो 19वीं शताब्दी के जो महान विचारक ऑस्टिन थे उन्होंने भी उसी को फॉलो किया था। वास्तव में हॉब्स ने जो प्रभुसत्ता का जो रूप दिया था वही आज चला आ रहा है, और हॉब्स के सिद्धांत के द्वारा भी यह सुनिश्चित हुआ है कि राजसत्ता सर्वोपरि है। सबसे पहले वही बात करते हैं, सर्वोपरि है, और उसके आदेशों का पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। व्यवहारिकता, इस मत की व्यवहारिकता में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुदृढ़ और शक्ति संपन्न शासन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हॉब्स है वो मूल्यांकन, मतलब हॉब्स है उन्होंने जो निरपेक्ष और असीम प्रभुसत्ता का सबसे पहले विवरण इन्होंने हॉब्स ने ही दिया था। उसके बाद अगर अपन बात करें प्रथम विचारक, हॉब्स की अगर बात करें तो प्रथम विचारक जिसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अभिनवकरण किया, क्योंकि वो हालांकि इससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हॉब्स ने सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, उससे पहले भी हो गया था। उससे पहले देवी उत्पत्ति सिद्धांत भी था, और हॉब्स ने देवी सिद्धांतों के जो समर्थक थे उनको मतलब ख़त्म करने का काम हॉब्स ने किया, और स्पष्ट रूप से बताया था कि राज्य देवी की इच्छा का नहीं बल्कि मानवीय इच्छा का परिणाम है। राज्य किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं है या किसी देवी के लिए नहीं है। उसने इस प्रकार पहली बार अगर राज्य को मानवीय संस्था घोषित किया था तो हॉब्स ने किया था। व्यक्तिवाद पर बल या व्यक्तिवाद का समर्थक, यानी व्यक्तियों के समर्थन के लिए हॉब्स पूरी तरीके से, इतना भी निरंकुशवादी होते हुए भी व्यक्तियों को पर जोर देने वाला, उसी के बाद ही व्यक्तिवाद है उसकी जो शुरुआत है वो हॉब्स ने की थी। क्योंकि हॉब्स के विचारों में सबसे पहले समर्थन मिला और उसके कल्याण और सुरक्षा का उन्होंने ध्येय किया था। और फिर न्याय संबंधी पुरातन मान्यता का खंडन, यानी हॉब्स का जो महत्व है वो इस दृष्टि से है कि उसने सबसे पहले जो न्याय की पुरानी मान्यताएं थी, उन्होंने बताया कि न्याय की रचना है वो विधि द्वारा होती है और न्याय विधि का प्रतिबिंब नहीं है। वास्तव में उसने अपने तर्कों के सहारे पहली बार तात्कालीन जो राजनीतिक शास्त्र थे और विद्वानों थे उनको अपनी ओर आकृष्ट किया और उन्हें अपने सिद्धांतों की गहराई में जाने के लिए विवश कर दिया था। तो इस प्रकार हॉब्स का जो चिंतन में जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, और हॉब्स आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। इसी कारण हम वर्तमान स्थिति में भी हॉब्स को लगातार है वो पढ़ रहे हैं। तो हॉब्स राजनीतिक विचारक के रूप में एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया है। कोरोना महामारी चल रही है, समस्त विद्यार्थियों से आग्रह है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, और अगर जब भी बाहर जाओ तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।